Hello everyone, welcome back. Today in this video lecture we are going to understand the concept of corporate governance and the models of corporate governance. Corporate governance is system by which companies are directed and controlled. Corporate governance is the system of rules, practices and processes by which a company is directed and controlled. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जिसके बीच में रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंट्रोल की जाती है एंड डायरेक्ट की जाती है। उस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance essentially involves balancing the interests of companies' many stakeholders such as shareholders, suppliers, financiers, government and the community। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है बच्चे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट एक वर्ड एंड सेकंड वर्ड इज गवर्नेंस। कॉर्पोरेट मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी। गवर्नेंस मींस वहां पे क्या करना है, वहां पे कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मैकेनिज्म है जिसके बीच में प्रोसेस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिलेशंस को डिस्क्राइब किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लेके आए, जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पे उनको डायरेक्ट किया जाए, अच्छे से उनको परफॉर्म किया जाए विद इन फ्रेमवर्क, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। जैसे हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। डेफिनेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉरपोरेशन में अकाउंटेबिलिटी लेके आना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, फेयरनेस लेके आना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे क्या रूल्स हैं, हमारी क्या बाउंड्रीज हैं, हमने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या मिल जाता है? सेट ऑफ रूल्स मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों होना चाहिए, क्या ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? तो पहले इसकी नीड पढ़ते हैं। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अराइजेस ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। पहले हम देखते थे कि स्मॉल स्केल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन रन होती थी, वहाँ पे ओनर एक पर्सन था, वो ही आगे क्या करता था, मैनेज करता था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अभी क्या हो रहा है, लार्ज स्केल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस रन होती हैं, वहाँ पे ओनर सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है, कि इंडिविजुअल पर्सन सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल डायरेक्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। तो वहाँ पे क्या है, ओनर कोई और पर्सन है और जो मैनेजमेंट कर रहा है वो किसी और के हाथ में पावर्स है, मैनेज कोई और कर रहा है, ओनरशिप किसी और के हाथ में है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि फेयरनेस ना हो, लैक ऑफ फेयरनेस आ जाती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, स्कैंडल्स आ जाते हैं, स्कैम्स आ जाते हैं। तो उसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए वहाँ पे, कि ओनर कोई और है, अभी मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, तो दोनों पार्टी सेपरेट हो चुकी हैं, अभी सेपरेशन हो चुका है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। क्लियर? तो वहां पे क्या है, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ले, ओनर को क्या चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो दोनों के कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है इंटरेस्ट में, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो जाता है। वहां पे अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां पे ये सारे चांसेस हो जाते हैं कि फेयरनेस ना हो, वहां पे ट्रांसपेरेंसी ना हो, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो उसको लेके आने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को लेके आ सकते हैं। तो अगर हम वैसे बात करें तो हमारी नीड्स के बीच में वाइड स्प्रेड ऑफ शेयर होल्डर्स वाइड स्प्रेड है। हमारा शेयर होल्डर्स क्या है, उनको भी चाहिए कि उन जो अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका भी रिटर्न उनको मिले, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट हो उनकी। तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए कि वहाँ पे उनको प्रॉपर जो उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो। ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, जैसे हमने अभी पढ़ा, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में, ओनरशिप किसी और के हाथ में है। स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं,
फिर उसके बाद जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हायर हो चुकी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की टुवर्ड्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सोसाइटी को देख के भी काम करे, ऐसा ना हो कि सोसाइटी को इग्नोर ही कर दे। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, अभी दूसरी कंट्रीज के साथ हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी है कि उनके साथ अगर उन्होंने कोई भी बिजनेस रन करना है तो यहाँ पे अनएथिकल कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे हम कोई कुछ भी हाइड करते हैं तो वहाँ पे है कि हमारा मे बी हमें निकाल दे वो डीलिंग से, जब हमारा वहाँ पे ग्रोथ ना हो सके। तो इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए कि ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अच्छे से फेयरली वर्क परफॉर्म करे। तो वहाँ ये थे हमारे नीड्स ऑफ फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम करते क्यों है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? फर्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लेके आने के लिए, एथिकल कंडक्ट के लिए कि एथिकल एक्टिविटीज़ हों, अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अपने स्टैट्यूटरी और लीगल कंप्लायंस हैं उनको फॉलो करने के लिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ट्रस्ट को इन्हांस करने के लिए कि हम एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, यहाँ पे हम एथिकल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इन्हांस होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट, वो इन्वेस्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके। सॉरी। फिर उसके बाद बेटर असेस टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के लिए असेस करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक पॉइंट काउंट होता है कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप फॉलो कर रहे हो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मींस वहाँ पे अच्छी तरह से काम हो रहा है, कोई भी अनएथिकल कंडक्ट नहीं हो रहा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, तो आप इजीली फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो इंस्टीट्यूशन से, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के बीच में ही वो एक तरह से काउंट होगा। फिर 11th है, लास्ट सेकंड, यहाँ पे रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स, उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट है एनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है, गुडविल है, उसको भी हम एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक क्या है, मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे हम 5 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल, इंडियन मॉडल एंड फ्रांस मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to do some introduction about the models of corporate governance. There is no one model of corporate governance which is universally acceptable, as each model has its own advantages and disadvantages. As we all know, all are different. countries के अलग अलग norms हैं, rules regulations हैं, उनकी अलग अलग growing stages है, कोई developed है, कोई कई कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, कोई अंडर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे सभी की अलग अलग नीड्स होंगी, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्लियर। तो वहाँ पे एक बेसिक मॉडल को लेके आना यूनिवर्सली इम्पॉसिबल सा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर अप्लाई होता हो। तो सभी कंट्रीज का अपना अपना कंडीशंस है, तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग मॉडल्स को वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आने के लिए फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं अभी हमारे फर्स्ट मॉडल की एंग्लो अमेरिकन मॉडल। एंग्लो अमेरिकन मॉडल को हम एंग्लो सेक्शन भी बोलते हैं बच्चे, एंग्लो सेक्शन मॉडल भी बोलते हैं। ये यूज होता है यूएसए भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल है बेसिकली किसके ऊपर डील करता है, द शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स हु इज टर्न अपॉइंट द मैनेजर्स टू मैनेज द बिजनेस, thus there is separation of ownership and control. ओनरशिप किसी और के हाथ में है और कंट्रोल किसी और के हाथ में है। यहाँ पे क्या
क्लियर हो रहा है आपको इस ट्रायंगल की हेल्प से कि यहाँ पे 3 पार्टीज हैं हमारा, जैसे यहाँ पे है शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एंड मैनेजमेंट है। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो आगे मैनेजर्स को अपॉइंट करता है मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। ये हमारे, हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या है, एक तरह से इन्वेस्टर्स हैं, ओनर हैं ऑफ द कंपनी। तो वहां पे उनको चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उनके अकॉर्डिंग ही काम करे, उनको कहीं पर कुछ भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ना हो, लैक ऑफ फेयरनेस ना हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो उनको लगता है कि उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल पर्सन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे क्या करता है, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को अपॉइंट करता है, फिर मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, आगे कंट्रोल करते हैं। तो ये इस बेसिस के ऊपर ये एंग्लो अमेरिकन मॉडल बेस्ड है। इस डायग्राम को देखिए, ये बना देना पेपर में बच्चे। आगे नेक्स्ट है हमारा एंग्लो अमेरिकन मॉडल। बोर्ड है, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड डायरेक्टर्स, और डिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोला जाता है इसको। ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कनेक्टेड विद डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। वो ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे की एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ रिलेटेड होते हैं, डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। फुल टाइम मैनेजर्स भी हम, डायरेक्टर्स भी हम इनको बोल सकते हैं कि ये फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं। सेकंड साइड पे उसके ऑपोजिट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड डायरेक्टर्स भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। ये प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं विच आर वर्क एज अ डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी। ये पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, एक कंपनी में जो काम करते हैं, सिर्फ एक कंपनी में जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनसाइडर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो फुल टाइम काम करता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम करेगा एज ए डायरेक्टर। और दूसरी तरफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसको हम आउटसाइड डायरेक्टर भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोलते हैं, वो मोर देन वन कंपनीज में जो भी डायरेक्टर काम करते हैं हम उसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करते हैं। आई होप सो आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कोई डाउट ना हो अभी। आगे अगर हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करें एंग्लो अमेरिकन मॉडल की, जिसको एंग्लो सेक्शन भी बोला जाता है, उसके बीच में है कि सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल होल्ड्स बोथ द पोजीशन ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जो दोनों पोजीशन के ऊपर हो, सीईओ भी हो सकता है एक पर्सन, और उसी के साथ चेयरमैन भी हो सकता है बोर्ड का। This model relies on effective communication between shareholders, board, and management, with all important decisions taken after approval of shareholders by voting. तो ये पॉइंट के बीच में ये भी कंसीडर है कि हम क्या बात करें, 3 पार्टीज की बात करें, मैनेजमेंट है वहां पे, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक इफेक्टिव जे मॉडल किसके ऊपर बेसिकली रिलाई करता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है शेयर होल्डर्स, जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है। अगर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को, और बोर्ड आगे क्या करता है, मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है, तो वहां पे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तभी ये काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से काम ही नहीं करवाता मैनेजमेंट से, तो वहां पे क्या फेयरनेस नहीं होगी, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा। तो इसीलिए ये मॉडल रिलाई करे 3 पार्टीज के ऊपर। तो वहां पे क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वहां पे अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा कि अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। और जो डिसीजन होंगे वो किसकी अप्रूवल होगी, उसके बीच में शेयर होल्डर्स की वोटिंग की जाएगी वहां पे। आगे अगर हम इसके बेसिकली जो इसका डायग्राम है उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो सुपरवाइज करता है आगे। आगे वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, सुपरवाइज करता है हमारे ऑफिसर्स को, जिसमें आते हैं मैनेजर हमारे, जिसको हम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। आगे जो मैनेजमेंट है वो मैनेज किसको करता है, कंपनी को। तो सिंपली जो ट्रायंगल हमने किया था अभी, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करेंगे, मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं, फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, आगे मैनेज करेगी कंपनी को। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी बताए गए हैं, बाकी क्रेडिटर्स हैं उनका भी रिलेशन होता है कंपनी के साथ, और जो रेगुलेशन गवर्नमेंट है, जैसे रेगुलेटरी लीगल सिस्टम है, वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है कंपनी को।
तो ये बेसिकली शेयर होल्डर्स क्या है अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को, आगे डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग में जो भी अपॉइंट करना है किसी पर्सन को एज ए मैनेजर, क्या उन्होंने डिसीजन लेने हैं, क्या स्टेप लेने हैं आगे, उनको क्या करता है सुपरवाइज करता है हमारे मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट क्या करेगी आगे कंपनी को मैनेज करेगी। इसके बेसिस के ऊपर ही ये पूरा मॉडल बेस्ड है। आर यू गेटिंग मी? आई होप सो। हमारा सेकंड मॉडल है जर्मन मॉडल। इसको टू टायर बोर्ड मॉडल बोला जाता है, टू टायर मॉडल भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो बोर्ड है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सुपरवाइजरी बोर्ड एंड मैनेजमेंट बोर्ड। जो सुपरवाइजरी बोर्ड है इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सुपरवाइजरी बोर्ड को इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं जिसको बोला जाता है सुपरवाइजरी बोर्ड। और सुपरवाइजरी बोर्ड क्या करता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेक्ट करता है एंड इन्वॉल्व होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होते हैं जो बिजनेस के। आगे जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो होता है ग्रुप ऑफ सीनियर मैनेजर्स हु आर इन चार्ज ऑफ और कंट्रोल अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो हाई लेवल की पॉलिसीज होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उसको भी बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं और डील करते हैं किसके साथ, ऑपरेशनल इश्यूज के साथ, जो डे टू डे के नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ डील करते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं। ये जो मॉडल है इसको जर्मन में, हॉलैंड में, फ्रांस में एंड सो ऑन अदर कंट्रीज में यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करें, यूजली अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो आपके शेयर होल्डर हैं लार्ज मेजोरिटी के, इसमें बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड। जो सुपरवाइजरी बोर्ड है उसमें से 50% जो मेंबर होंगे वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, और जो रेस्ट 50% है वो एम्प्लॉयज और लेबर यूनियन को अपॉइंट करेंगे। हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, जो हमारा सुपरवाइजरी बोर्ड है उसमें से 50% कौन अपॉइंट करेगा, एम्प्लॉयज एंड लेबर यूनियन। जो भी एम्प्लॉयज होंगे, लेबर यूनियन होंगी, उनकी वोटिंग होगी, उनकी व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक पर्सन को 50% ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड इनके थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, और जो रेस्ट 50% है वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। आगे सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट हो गया, 50% एम्प्लॉयज और लेबर यूनियन ने किया और 50% शेयर होल्डर्स ने किया। सुपरवाइजरी बोर्ड हो गया हमारा पॉइंट। फिर वो आगे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, सुपरवाइज करेगा हमारे मैनेजमेंट बोर्ड को। आगे मैनेजमेंट बोर्ड आगे क्या करता है, मैनेज करता है कंपनी को। ये है हमारा जर्मन मॉडल। इजी था। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं जापानीज मॉडल के ऊपर। जापानीज मॉडल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क मॉडल। इसको नेटवर्क मॉडल भी बोला जाता है। अगर बच्चे पेपर में आता है ना नेटवर्क मॉडल, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, उसका मीनिंग जापानीज मॉडल ही है। और अगर टू टायर मॉडल आता है तो उसका मतलब है, क्या है उसका मतलब, यहाँ पे देखो, टू टायर मॉडल, जर्मन मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लार्ज फैमिली शेयर होल्डर्स हैं, कॉरपोरेशन विद क्रॉस होल्डिंग्स। तो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं बच्चे, जापानीज मॉडल में क्या है, यहाँ पे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं और दूसरी साइड होते हैं मेन बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले शेयर होल्डर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा सुपरवाइजरी बोर्ड को। इसके बीच में एक प्रेसिडेंट भी होता है, इंक्लूड प्रेसिडेंट। सुपरवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करते हैं, और दूसरी साइड पे जो हमारी पार्टी है मेन बैंक, वो क्या करेगा, मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, मॉनिटर करता है एंड एक्ट इन इमरजेंसीज, प्रोवाइड मैनेजर। जो भी मैनेजर्स होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए मेन बैंक क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है वहां पे भी, कौन मैनेजर होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी क्राइटेरिया है, क्लियर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है वहां पे। आगे उसको अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो वो वहां पे मॉनिटर भी करेगा। और जो अगर उसको लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, आगे स्टेप ले सकता है। तो यहाँ पे
शेयर होल्डर्स क्या करेगा, आगे सुपरवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करेगा, और जो मेन बैंक है वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे जो हमारा सुपरवाइजरी बोर्ड है वो प्रेसिडेंट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है उसको रेक्टिफाई कर सकता है। अगर सुपरवाइजरी बोर्ड को लगता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अच्छे डिसीजन नहीं ले रहा, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो वो उसके डिसीजन को सुपरवाइजरी बोर्ड क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो आएगा। प्रेसिडेंट आगे क्या करेगा, हमारे जो मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है जो हमारे, उसको क्या करेगा, आगे कंसल्ट करेगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है। फिर हमारी मैनेजमेंट क्या करेगी, जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें देखो, जो मेन बैंक है वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बीच में भी हमारे जो क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारे ओनर्स हैं एक तरह से, शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल बैंक, जो हमारे मेन बैंक है। तो आई होप तो जो डायग्राम्स है इन मॉडल्स की उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। यहाँ पे क्या है, मेन बैंक, शेयर होल्डर्स, ये क्या करते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के डिसीजन को भी ये रेक्टिफाई कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, कंसल्ट करता है मैनेजमेंट के साथ। फिर मैनेजमेंट आगे क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है ऑल ओवर द कंपनी के ऊपर। आगे बच्चे बात करते हैं इंडियन मॉडल की। द मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाउंड इन इंडिया इज मिक्स ऑफ द एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सीधा सिंपल लिख देना कि इंडिया में क्या है, मिक्स मॉडल को यूज किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड जर्मन मॉडल। दिस इज बिकॉज इन इंडिया देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिनके बीच में है स्टैट्यूटरी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, बैंक एंड अदर काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। कि यहाँ पे एक तरह की कंपनीज नहीं है, यहाँ पे एक तरह का फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे कितने काइंड ऑफ कंपनीज हैं, तो यहाँ पे एक जो मॉडल है उसको फॉलो करना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी हमारी कंपनीज हम बात करें, पब्लिक है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ कंपनीज द प्रमोटर एंड हिज फैमिली हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल। जो हम बात करते हैं, कई कंपनीज में क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं, वही मैनेज कर रहे हैं, आगे सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स के ऊपर वो कम डिपेंड करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है, एक मॉडल को फॉलो करना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पे है प्राइवेट कंपनीज, द जर्मन मॉडल इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज फॉलो। जो प्राइवेट कंपनीज है वहां पे जर्मन मॉडल को, 2 टायर मॉडल को फॉलो किया जा सकता है यहाँ पे। तो आपने सिंपली लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मिक्स किया जाता है दोनों का, दोनों को मिक्स करके एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल को यूज किया जाता है। आगे जो हमारा फ्रांस मॉडल है बच्चे, फ्रांस मॉडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो फ्रांस जो फाइनेंशियल सिस्टम वाज रेगुलेटेड बाय द रिलीजन। जो वहाँ का रिलीजन है, वहाँ के जो रिच फैमिलीज हैं, उसके थ्रू क्या किया जाता था, फाइनेंस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था। फिर उसके बाद कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये हमारा जो फ्रांस है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। In France, corporate governance model studies the relation between the management of the company, its board of directors, shareholders and stakeholder। वहाँ पे हमने ट्राइंगल किया था, यहाँ पे 3 पार्टी थी, वहाँ पे 4 पार्टीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। जो हमारा फ्रांस मॉडल है, इसने क्या किया है, एक और एंटिटी को ऐड ऑन किया है, दूसरे स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी इसने फोकस किया है। एंग्लो अमेरिकन मॉडल में फर्स्ट में हमने क्या किया था, 3 पार्टीज थी, शेयर होल्डर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मैनेजमेंट था। बट जो हमारा फ्रांस मॉडल है, इन्होंने क्या किया है, स्टेक होल्डर्स, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के ऊपर ही नहीं फोकस किया, मेनली दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी क्या किया है, कंसीडर किया है इसके बीच में। इनका रिलेशनशिप, शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट हो गई, इंप्लॉयज हो गए, उनके रिलेशन को भी क्या किया है, इन्होंने कंसीडर किया। ये चारों के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है ये मॉडल, हमारा फ्रांस मॉडल। तो अगर हम फ्रांस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे फ्रांस प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, प्रिपेयर्ड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 कोड्स। जो हमारा है पहले AFEP, जिसको बोला जाता है MEDEF मॉडल कोड भी बोला जाता है। ये कोड किसके लिए है, लिस्टेड कंपनीज ये कोड को फॉलो करती हैं फ्रांस में। और दूसरा है मिडल नेक्स्ट कोड है, जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है वो इस मॉडल को
कोड को फॉलो करती हैं। These codes contain recommendations for companies by outlining rules on remuneration for corporate officers, कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी। कोड जो दिए गए हैं, लिस्टेड कंपनी है उनके लिए डिफरेंट कोड है, जो हमारे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं उनके लिए मिडिल नेक्स्ट कोड है। तो ये जो कोड्स हैं वो रिकमेंडेशंस देते हैं ये कंपनीज को कि वो रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाएंगी, रेम्यूनरेशन कैसे सेट करेंगी ऑफिसर्स की, कैसे कंट्रोल होगा, कैसे वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी। तो अगर हम बात करें जैसे हमारा इंडिया में सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसी तरह से फ्रांस में है AMF है, जो वो क्या करता है आगे रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज को इन फ्रांस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज में है बच्चे। ऑटोरिटे दे मार्चेस, आगे फाइनेंसर्स। तो यहाँ पे है जो अथॉरिटी क्या करती है, AMF क्या करती है, सिक्योरिटीज इन फ्रांस, जो भी सिक्योरिटीज है फ्रांस में डीलिंग हो रही है सिक्योरिटीज की, उनको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे प्रोविजंस है कुछ, ये क्या करती है, जो ये अथॉरिटी है AMF, ये पब्लिश करती है एनुअल रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल को, जो भी उनके बीच में इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है उनको रेगुलेट करता है, देखता है कैसे एनुअल रिपोर्ट्स को यहाँ पे पब्लिश किया करती है ये अथॉरिटी। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस को इशू करती है ईयर टू ईयर, साल से साल ये क्या करती है, रेम्यूनरेशन रिकमेंडेशंस इशू करती है कि हम अपनी जो पुरानी प्रोविजंस थी कैसे हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे थर्ड है, यहाँ पे क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं। ये क्या करता है, पर्टिकुलर अटेंशन पे करता है to the ability of shareholders to exercise their voting right at एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स को देखा जा रहा है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स तो नहीं कहीं इग्नोर हो रहे, तो वोटिंग राइट दिया जा रहा है उनको कि नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कशंस होती हैं कि जो उनकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है लिस्टेड कंपनीज की, जो शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, वो अच्छी क्वालिटी हो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करें वो। तो ये था एक तरह से हमारा फ्रांस मॉडल। ठीक है बच्चे, फ्रांस मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे अगर हम बात करते हैं इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड। फर्स्ट इशू है बोर्ड परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन इज नॉट परफॉर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ट्रांसपेरेंसी इज लॉस्ट समवेयर। तो यहाँ पे क्या है, जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर ही नहीं किया जा रहा, इवेल्युएट ही नहीं किया जा रहा टाइम टू टाइम, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वहां पे कैसे आ जाएगा एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन नहीं है, पुअर इवेल्युएशन है परफॉर्मेंस की। अगर किसी की परफॉर्मेंस को ही नहीं मेजर किया जा रहा तो वहां पे वो जैसे मर्जी काम करें, उनको किसी का डर ही नहीं होगा, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये एक बड़ा इशू है, बिगेस्ट इशू इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टू स्टेक होल्डर्स, पुअर अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। ये एक क्या है, एक बेसिक इशू है एक तरह से। हमारा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके डाटा को प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। अगर फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जो डाटा है उसका मिसयूज भी हो सकता है। जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसको हम CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट मिनिमम 2% ऑफ द प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years फॉर CSR एक्टिविटीज। तो ये भी क्या हो गया, एक उन्होंने 2% क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ही सेट कर दी कि 2% उन्होंने क्या करना है, अपने प्रॉफिट का पोर्शन लगाना है। तो ये तो बहुत ही कम हुआ। वो क्या करेंगे, 2% को निकाल के लगा देंगे वहां पे, बाकी चीजों को वो क्या करेंगे, अनएथिकल एक्टिविटीज करेंगे। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये भी एक इशू बोला जा सकता है कि मैंडेटरी कर दिया गया है 2% ही। तो वहां पे कंपनीज क्या करती है, 3 years में एटलीस्ट 3 year, कितना कम पोर्शन है उनके प्रॉफिट का। आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है वो क्या करते हैं, समटाइम्स रिजाइन कर देते हैं बोर्ड को। वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को एक तरह से सीक्रेसी को भी रिवील कर देते हैं कॉम्पिटिटर को, एक कंपनी से दूसरी। बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, एक कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी कंपनी में भी है, मोर देन वन कंपनी, वो क्या है एज ए डायरेक्टर एक्टिविटीज करते हैं, एज ए वर्क करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं, सीक्रेसी को किसी दूसरे को बता देते हैं कि यहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशन है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ये उनके सीक्रेट डाटा है, जो भी उनका प्राइवेसी होगी वो क्या हो जाएगी, वहां पे नहीं रहेगी। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो रिजाइन कर देते हैं, ये भी एक इशू है। फिर उसके बाद है लास्ट है, मैनेजमेंट हैव नॉट रियली वरीड अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैनेजमेंट कोई नहीं, कोई भी फोकस कर रहा वहां पे, मैनेजमेंट ही नहीं वरीड
टेंशन ही नहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, उनको अपना है, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारी पॉकेट हैवी होनी चाहिए। तो ये बातें जो है सारी हम बोल सकते हैं कि ये इश्यूज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, दीज इश्यूज। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो कंपनी की एक अच्छी इमेज होगी उनके शेयर होल्डर्स की नजरिए में। शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, अच्छे से काम किया जा रहा है, एथिकल कंडक्ट है, तो शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, उनके लिए एक तरह से सेफ गार्ड का काम करेगा, उनके साथ ट्रू एंड फेयर व्यू उनको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के लिए, सोसाइटी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। Therefore, it pushes India ahead in the race of emerging economies of the world. तो इंडिया भी ऑलमोस्ट ग्रो करेगी उसकी कंपनीज अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू बच्चे, अगर किसी को भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। And also one thing, if you like my video then like it and subscribe it. Thank you.